हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित जिंदल। आज से हम लोग फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 12th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट आता है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बोर्ड एग्जाम्स में 7 मार्क्स की यूनिट है, जिसका एक मेजर क्वेश्चन 4 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर में डिवाइड होता है। यानी टोटल इस यूनिट में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 3 मिलेंगे। एक मेजर क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, एक 2 नंबर का होगा और एक 1 नंबर का होगा। इस यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला चैप्टर आता है स्थिर वैद्युतिकी। चैप्टर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इन दोनों चीजों को देखें तो दोनों में ही एक नाम कॉमन आ रहा है और वो नाम है विद्युत। यदि हम लोग इसको देखें कि भाई विद्युत होता क्या है एक्चुअलिटी में, तो हम लोगों ने बचपन में एक खेल किया है कि हम लोग एक प्लास्टिक का स्केल लेते थे और उस स्केल को बालों पे रगड़ते, और बालों पे रगड़ने के बाद उसको कागज के टुकड़ों के ऊपर लेके जाते, तो वो स्केल कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। देखा हुआ है हम लोगों ने, लेकिन कभी उस चीज के ऊपर गौर नहीं किया कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसको सबसे पहले गौर किया था एक साइंटिस्ट थे थेल्स नाम के, जिनको एक पदार्थ मिला था एम्बर। एम्बर एक रेजिन पदार्थ होता है जिसका कलर होता है पीला रंग। इन चीजों से कोई मतलब नहीं है हमारा। थेल्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि जो एम्बर नाम का पदार्थ था, इस एम्बर नाम के पदार्थ को इसने घर्षण कराया ऊनी कपड़े से, और ऊनी कपड़े से घर्षण कराने के बाद इसने देखा कि एम्बर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लग गया। कोई पदार्थ कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। कब? जब उसको घर्षण कराया किससे? ऊनी कपड़े से। घर्षण से पहले देखें तो पहले इसने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, लेकिन घर्षण के बाद इसने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर दिया। तो थेल्स ने इस एम्बर को, जो पदार्थ था मेरा एम्बर, इस एम्बर को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। और इस घटना के कारण को, कौन सी घटना? घर्षण के कारण कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो घटना है, उसके कारण को इसने नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। और जिस इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी भाषा में, हमारी मातृभाषा हिंदी में क्या नाम देते हैं? विद्युत। क्या नाम देते हैं? विद्युत। तो डायरेक्टली यदि हम लोग देखें तो विद्युत सिर्फ एक नाम हो गया कि विद्युत सिर्फ क्या है? एक नाम। जैसे मेरा नाम अंकित, कोई अगर मान लो दूर से आवाज दे अंकित, तो मैं ही तो इंडिकेट होऊंगा उससे। तो ऐसे ही विद्युत भी सिर्फ एक क्या है? नाम है, जिसका सीधा संबंध किससे होता है? आवेश से। किससे संबंध होता है? आवेश। आवेश यानी चार्ज। आवेश को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। तो विद्युत क्या हो गया कि घर्षण के पश्चात
घर्षण के पश्चात पदार्थ अपने मूल गुण से, एम्बर जो पदार्थ होता है वो किसी काम आता होगा? ऐसा तो है नहीं कि वो कागज के टुकड़ों को उठाने के काम आता है केवल। स्केल है हमारा प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का स्केल ऐसा थोड़ी है कि कागज उठाने के काम आता है, नहीं आता ना। किस काम आता है? सीधी लाइनें खींचने के, मापन के। कभी स्केल को इस काम तो लिया नहीं कि स्केल खरीद रहा हूं बाजार से, क्यों? कि भाई मुझे कागज उठाना है उससे। तो स्केल का मूल काम क्या हो गया? सीधी लाइनें खींचना, नापना किसी चीज को। हो गया नहीं हुआ? और उसका भिन्न गुण क्या हो गया घर्षण के बाद? जब उसको बालों से मैंने रगड़ दिया, तो बालों से रगड़ने के बाद उसका गुण क्या आ गया? कि उसने कागज को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह घटना किसकी होती है? विद्युत की। किसकी घटना होती है? विद्युत। अब थेल्स सिर्फ एक पदार्थ एम्बर के ऊपर रुक गया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे गिलबर्ट नाम से, जिन्होंने यह बताया कि भाई अकेला एम्बर ही ऐसा पदार्थ नहीं है जो घर्षण के बाद अपने गुणों को परिवर्तित करे। और भी दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे मैं देखूं तो एबोनाइट, कांच इत्यादि। ये भी ऐसे पदार्थ हैं जो घर्षण के बाद अपने मूल गुण से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से पदार्थ? एबोनाइट और कांच। जब घर्षण हो जाता है तो घर्षण के बाद ये अपने मूल गुण से भिन्न गुण प्रदर्शित आरंभ कर देते हैं, भिन्न गुणों का प्रदर्शन आरंभ कर देते हैं। और इनकी आकर्षण क्षमता कैसी होती है भाई? कि कागज को मान लो यहां रखूं मैं नीचे नीचे, और बालों से रगड़ के स्केल को यहां रखूं, तो क्या वो आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। आकर्षित कब करेगा? जब उसको एकदम पास लेके आऊं। यानी इनकी जो आकर्षण की प्रवृत्ति होती है, जो आकर्षण होता है इनके बीच में, वो आकर्षण कितना होता है? बहुत ही न्यून मात्रा में, यानी बहुत ही अल्प आकर्षण, सीधी भाषा में बोलूं तो। ठीक है यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? अब तक सिर्फ हम लोगों ने इतना सा डिस्कस किया है कि भाई विद्युत होती क्या है एक्चुअलिटी में। तो विद्युत के लिए हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले एक थेल्स नाम का साइंटिस्ट आया, जिसने एम्बर नाम के पदार्थ की खोज की। जिस एम्बर को ऊनी कपड़े से जब घर्षण कराया, तो इस एम्बर ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर दिया। यह घटना किसके कारण हुई? घर्षण के कारण। इस एम्बर को नाम क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। इस घटना के कारण को क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत। तो विद्युत की सीधी परिभाषा क्या हो गई? कि विद्युत सिर्फ एक क्या है? नाम, जिसका सीधा संबंध किससे होता है? आवेश से। किससे संबंध होता है? आवेश। इसके बाद गिलबर्ट आए थे। गिलबर्ट ने बताया कि भाई अकेला पदार्थ एम्बर ही ऐसा नहीं है जिसने घर्षण के बाद अपने मूल गुण को परिवर्तित किया है, और इस एम्बर के अतिरिक्त एबोनाइट, कांच आदि भी ऐसे पदार्थ हैं जिन्होंने या जिनमें घर्षण के बाद अपने भिन्न गुण को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। और इनमें आकर्षण कौन सी मात्रा में होता है? बहुत ही अल्प मात्रा में, यानी बहुत ही कम मात्रा में। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब एक और डेफिनेशन आती है, उसको हम लोग कैसे देखें? कि भाई जब ये नॉर्मल थे पदार्थ, एम्बर जब नॉर्मल सादा अवस्था में था बिना घर्षण के, तो इसने कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया या नहीं? नहीं किया ना। कागज के टुकड़े आकर्षित कब किए? जब उसको घर्षण कराया,
किससे? ऊनी कपड़े से। ठीक है यहां तक? तो घर्षण के बाद इसमें क्या परिवर्तित हुआ? जो इसने कागज आकर्षित किया, वो परिवर्तन क्या आ गया कि जो एम्बर है पदार्थ, वो घर्षण के बाद आवेशित हो गया, या आवेशित को दूसरी भाषा में बोले तो विद्युतमय हो गया। यानी इस पदार्थ के ऊपर क्या आ गए? आवेश आ गए। यानी ये पदार्थ क्या हो गया? आवेशित। क्लियर है यहां तक या कोई डाउट है? नहीं? चलो यहां तक का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता हो इसमें पूरे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके उस पर कमेंट कर सकते हो। उसका 100% सॉल्यूशन मैं 24 आवर्स के अंदर ही दूंगा आपको, कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में क्रिएट होता हो तो। बाकी नॉर्मल चीजें हैं, क्लासेज रेगुलर ही कंटिन्यू करना, ताकि हम लोग कुछ चैप्टर इस लॉकडाउन के टाइम में अटेंड कर पाएं और 1 या 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा देने का। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक छोटी सी चीज़ पढ़ी है। क्या चीज़ पढ़ी? कि भाई दुनिया में कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु के लिए बात करें हम लोग फिजिक्स में, ना कि केमिस्ट्री में, तो उसकी 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। पढ़ी है हम लोगों ने न्यूटन में। कौन कौन सी अवस्था होती है? पहली स्थिरावस्था या ब्रह्मावस्था, और दूसरी गतिज अवस्था। ऐसे ही हम लोग देखें इस आवेश की, तो जो आवेश है वो आवेश भी कितनी अवस्थाओं में होता है? 2 अवस्थाओं में। पहली तो अवस्था होती है उसकी स्थिरावस्था, या जिसको मैं बोल दूं ब्रह्मावस्था, और दूसरी अवस्था क्या होती है? गतिजावस्था, यानी वो गति कर रहा हो। तो आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है, यहीं से डेफिनेशन निकालूंगा मैं बहुत सारी। आवेश जब कौन सी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है भाई? कि जो आवेश है यानी कोई जो चार्ज है, उसको मैं मान लूं Q, आवेश को व्यक्त करते हैं किससे? Q से। तो इस आवेश का जो वेग है, जो वेक्टर ऑफ B है, वो कितना हो? 0, शून्य हो। क्या हो? शून्य। तो वो अवस्था किसकी होगी? स्थिर अवस्था होगी। क्लियर है? इसको जानते हैं हम लोग 11th में पढ़ा के आए हैं। और जब Q इज इक्वल, जब किसी आवेश के लिए वेक्टर ऑफ B बराबर 0 होता है, उस समय पर ये जनरेट करता है विद्युत क्षेत्र, जो मेरे चैप्टर का नाम है। क्या जनरेट करता है? विद्युत क्षेत्र। कब उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र? जब उस आवेश का वेक्टर ऑफ B यानी वेग का सदिश घटक 0 हो। अब भाई दूसरी कंडीशन भी आती है। क्या कंडीशन आती है? कि भाई गतिज अवस्था की भी हमने 2 अवस्थाएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी? कि यदि उस चार्ज का जो वेक्टर ऑफ B है, जो वेक्टर ऑफ B है वो 0 तो नहीं हो, लेकिन नियत हो। क्या हो? नियत। या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि जो वेक्टर ऑफ B है वो नियत ना हो, यानी वो क्या हो? परिवर्ती हो, चेंजेबल। हम लोग बोलते हैं ना एक समान वेग से गतिशील है, तो उसमें क्या हो गया? वेग नियत हो गया। हम लोग बोले कि आरंभ तो किया है 20 किलोमीटर पर आवर से,
और बाद में जाके उसने कर दिया उसको 40 किलोमीटर पर आवर, तो वेग परिवर्तित हो गया, और परिवर्तित हो गया यानी नियत रहा क्या? नहीं रहा। तो जब वेग नियत होता है, वेग नियत होता है, शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, उस अवस्था में वह उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं वेक्टर ऑफ कैपिटल ई से, और चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं वेक्टर ऑफ कैपिटल बी से। जब वेग नियत होगा तब वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, और यदि वेग नियत नहीं होगा मतलब परिवर्ती होगा, तब क्या करेगा? ई उत्पन्न करेगा, ई यानी विद्युत क्षेत्र, वी उत्पन्न करेगा, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, और साथ साथ ऊर्जा उत्सर्जन भी करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा उत्सर्जन। तो आवेश की 3 अवस्थाएं हो गई। मूल रूप से तो 2 ही अवस्थाएं हैं, लेकिन दूसरी को मैंने 2 घटकों में वियोजित कर दिया। पहली तो क्या है? स्थिर अवस्था, यानी जिसमें वेक्टर ऑफ बी बराबर 0 हो, तब वह क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब वह गतिशील अवस्था में होता है, वह कौन? आवेश। तो गतिशील अवस्था में 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली जिसमें वेक्टर ऑफ बी नियत हो, तब तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और यदि वेक्टर ऑफ बी नियत ना हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और साथ साथ ऊर्जा उत्सर्जन भी करेगा। क्लियर है हमारा यहां तक? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन बता रहा हूं, किसकी? इस यूनिट की। क्योंकि फिजिक्स में जो यूनिट का नाम होता है वही कंप्लीट यूनिट खत्म हो जाती है। यदि वह समझ में आ जाए तो यूनिट में और कुछ नहीं बचता। स्थिर वैद्युत की पढ़ कौन सी सब्जेक्ट में रहे हो? फिजिक्स में। तो फिजिक्स की शाखा है, तो क्या बोलना स्टार्ट करूं मैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा। क्या लिखूं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों व उनसे संबंधित विभिन्न घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाए। क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत की। यानी नाम से समझ में आ गया कि भाई इसमें आवेश कैसा चाहिए मुझे? स्थिर। और स्थिर आवेश कब मिलता है? जब वेग 0 हो। तो ये पूरी की पूरी स्थिर वैद्युत की किसमें आती है? स्थिर अवस्था में। क्लियर हो गया ना कि नहीं हुआ? कि भाई स्थिर वैद्युत की कब काम करेगी? जब आवेश का वेग कितना हो? 0 हो। आवेश का वेग 0 हो। तो आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भाई फिर गतिज अवस्था के लिए कौन सी शाखा है? तो वो होती है कौन सी? धारा वैद्युत की, जिसके हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। इसके लिए हमारे चैप्टर है 1 से लेके 4। ठीक है? धारा विद्युत की परिभाषा बना दोगे आप लोग बना दोगे ना? क्या बनेगी? कि भाई भौतिक विज्ञान की
वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों, स्थिर की जगह क्या हो गया गतिशील, गतिशील आवेशों के गुणों एवं उनसे संबंधित विभिन्न घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती है? धारा वैद्युत की कहलाती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छी बात है। अब एक टर्म और बच गई भाई, चैप्टर का नाम बच गया मेरा, इसको भी तो समझाओ भाई। विद्युत क्षेत्र क्या चीज है? तो चुंबक देखिए आप लोगों ने, चुंबक देखिए, मैंने एक चुंबक रख दी जिसके दो ध्रुव हैं, एक तो N और दूसरा S। तो क्या ये चुंबक कहीं से भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी क्या? कहीं से भी नहीं कर पाएगी ना। एक क्या होता है, सीमित क्षेत्र होता है चारों ओर, जिसके अंदर यदि कोई लोहे की वस्तु आ रही है, इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई लोहे की वस्तु आ रही है, उसको तो ये आकर्षित कर लेगा। लेकिन इस क्षेत्र के यदि कोई बाहर लोहे की वस्तु है, उसको आकर्षित नहीं करेगा। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी लोहे की वस्तु को लाने पर उस लोहे की वस्तु के ऊपर बल का अनुभव हो जाए, बली तो लग रहा है आकर्षण, भाई उसे छूटी तो नहीं पा रही, वो बल का अनुभव हो जाए, वो तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। वेरी गुड। ऐसे के ऐसे ही किसी आवेश के, ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर बल का अनुभव हो जाए। बल कैसा? बल दो प्रकार का हो सकता है, एक तो आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। आकर्षण कब? जब दोनों आवेश सजातीय हैं, समान हैं। और प्रतिकर्षण कब? जब दोनों आवेश विजातीय हैं। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है, सजातीय और विजातीय, इसको अभी मैं थोड़ी देर में डिस्क्राइब करूंगा। तो ये चीज तो समझ में आ गई ना कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस आवेश पर बल का अनुभव हो जाए, तो वो क्या होता है? वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह एरिया क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, जिसको व्यक्त करते हैं किससे? कैपिटल ऑफ वेक्टर ई से। इस वेक्टर का मतलब क्या है कि भाई विद्युत क्षेत्र अपने आप में एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के दिमाग में कहीं से भी कोई भी डाउट आ जाए इसमें, तो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये ना सोचें कि क्या मेरा क्वेश्चन सही है, गलत है, क्या है, क्या नहीं है। नहीं, जो कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी आता है उसको हम लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लिखने के बाद उसके सॉल्यूशन मैं करके दूंगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भाई हम लोगों ने स्केल रगड़ लिया भाई प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक का स्केल रगड़ लिया तो उस प्लास्टिक के स्केल ने कागज की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना चालू कर दिया। यानी जो कागज के टुकड़े हैं छोटे छोटे, उनको आकर्षित करना आरंभ कर दिया। एम्बर को रगड़ा ऊनी कपड़े से तो उसने भी कागज को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर दिया। तो भाई उनमें आवेश आया कौन सा? भाई आवेश जो होता है वो आवेश होता कितने प्रकार का है? तो आवेश के प्रकार को हम लोग देखें
एक साइंटिस्ट हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने आवेश की अवधारणा दी थी, जिनको हम लोग आवेश का जनक भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने सबसे पहले तो दी एक परिभाषा छोटी सी, किस संबंध में? वो संबंध था किसके लिए? आवेशों में विभेदन के लिए। आवेश मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या डेफिनेशन दी कि आवेशों में विभेदन करना, यानी दोनों आवेशों को अलग अलग हटाना कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी धनावेश, ये नेगेटिव है यानी ऋणावेश है, उनको आपस में बदलना यानी अलग अलग करना, उनमें विभेद उत्पन्न करना, वो कहलाती है क्या? ध्रुवता, या जिसको बोलूं मैं पोलैरिटी। आवेशों में विभेदन करना। अब आवेश कैसे विभेदित होते हैं? भाई कांच की छड़ को मैंने सिल्क के कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को घर्षण कराया किससे? सिल्क के कपड़े से। तो हम लोग देखते हैं कि जो कांच की छड़ है वो तो हो जाती है क्या? धनावेशित। और जो सिल्क यानी जो रेशम का कपड़ा है वो हो जाती है क्या? ऋणावेशित, नेगेटिव। घर्षण कराने पर कितनी मात्रा में होते हैं कितना नहीं, वो मैं आप लोगों को कल दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और क्या बताया मैंने एग्जांपल? हाँ, एबोनाइट। यदि एबोनाइट की छड़ को घर्षण कराऊं मैं किससे? बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में फर। तो क्या देखते हैं हम कि एबोनाइट की छड़ के ऊपर तो ऋणावेश आ जाता है और बिल्ली की खाल पर धनावेश आ जाता है। आ गया कि नहीं आ गया? कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आ जाता है और सिल्क के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ के ऊपर ऋणावेश आता है और बिल्ली की खाल के ऊपर धनावेश आ जाता है। ठीक है? अब आप लोग ये कहोगे कि भाई उदासीन, उदासीन भी तो आवेश ही है। क्या उदासीन के ऊपर आवेश होता है कि नहीं होता है भाई? उदासीन के ऊपर आवेश होता है कि नहीं होता? आवेश तो होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि जितने उसमें धनावेश होते हैं उतनी ही मात्रा में उसमें क्या होते हैं? ऋणावेश। यानी उसके समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग, उसके समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए वो पदार्थ क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। चलो आप लोगों को बता देता हूं इसमें आवेशों के बारे में। जब तक मैंने कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से नहीं रगड़ा, क्या तब तक कांच की छड़ ने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया? नहीं किया। कब आकर्षित करना चालू किया? जब उस कांच की छड़ को मैंने घर्षण कराया। किससे? सिल्क के कपड़े से। तो क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला
कि भाई घर्षण से पहले कांच की छड़ के ऊपर कोई आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे ही रगड़ते हैं तो वैसे ही उस पे क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश। और एक और विशेषता होती है इसमें कि जितना धनावेश इस कांच की छड़ के ऊपर उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश सिल्क के कपड़े पर उत्पन्न होता है। यानी घर्षण से पहले दोनों के ऊपर कोई आवेश नहीं था, घर्षण के बाद उनका आवेशों का बीजगणितीय योग करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो घर्षण के बाद भी कोई आवेश रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो टोटल क्या हो गया, समेशन ऑफ क्यू 0 हो गया। सेम ऐसे के ऐसे ही जितना ऋणावेश एवोनाइट की छड़ के ऊपर आता है उतना ही धनावेश बिल्ली की खाल के ऊपर आता है। यानी घर्षण के बाद समेशन ऑफ क्यू कितना हो गया, 0। तो एक बात समझ में आई कि घर्षण से पहले और घर्षण के बाद दोनों पर समेशन ऑफ क्यू क्या रहा, 0, जिसके लिए हम लोग आवेशों की विशेषता कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।